So welcome back student. Today I will discuss about your chapter number second, which is inspection and quality control, and it is your lecture number second. So student, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको हमने बताया था कि जो इंस्पेक्शन होता है वो क्यों किया जाता है, इंस्पेक्शन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी। और जो आज का सेशन है इसमें जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो कैसे अपने काम को अंजाम देते हैं और कैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब होने से बचाते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको पूरा समझाने वाले हैं। सो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मान लीजिए अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, इसके साथ ही साथ आपसे एक बात और बताना चाहते हैं, अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने हमारा ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज जो ऑफिशियल ऐप है, इसको अगर आपने अभी तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको इस ऐप पर ही मिलेंगे, जो कि आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे उनको नोट्स भी फ्री में मिल चुके होंगे। आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे आपके चैप्टर समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते जाएंगे। तो अभी तक आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वह कंप्लीट हो चुका है और इसका नोट्स आपको हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर फ्री में देखने को मिल जाएगा। आप ऐप को ओपन करेंगे, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का, आप वहां से जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए, ये सब फालतू की बातें हो गई, बट आपके लिए काम की बातें हैं। आप इसको डाउनलोड करिएगा जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ओके, एग्जाम के समय में आपके लिए मैराथन क्लास भी लाई जाएगी जिसका कोई कॉस्ट नहीं रहेगा, वो सब आपको फ्री में ही बताया जाएगा, उसके लिए भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे आपसे। सबसे पहले आज का जो सेशन है इसके बारे में आपको बता दें कि आपको आज आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए, ये सारा पीपीटी जो है आपका रेडी है, बस मेन बात है इसको वॉइस देने की। ठीक है, तो ये सब जो थे आपके टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब आपके हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वालिटी एंड ड्यूटी ऑफ एन इंस्पेक्शन या फोरमैन। जो निरीक्षण फोरमैन होते हैं इनके गुण या कर्तव्य क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आपने जब अपना फर्स्ट सेशन देखा था, इसका फर्स्ट लेक्चर आपने देखा था, तो आपने वहां पर देखा होगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के लिए आते थे उनकी क्वालिटी चेक की जाती थी, कितने टाइप से चेक की जाती थी, इन सब के बारे में आपको हमने बता रखा था। तो अब उसको करता कौन है, किस मेथड से करता है, इसको आइए हम आगे समझते हैं। तो देखिए क्या है कि जो फंक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसके कार्य के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निरीक्षण विभाग के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को संभालने, सफल संचालन करने के लिए निरीक्षक तथा इंस्पेक्शन फोरमैन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आती होंगी, तो मैक्सिमम जो कंपनियां आती हैं वो इसी का आती हैं, इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट की। जो इंस्पेक्शन फोरमैन होते हैं उससे रिलेटेड कंपनी जो है बहुत सारी आपके डिप्लोमा लेवल पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ठीक है ना, तो उनका काम क्या होता है, उनको क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो वही आपके पास अच्छे से प्रोडक्ट पहुंचे, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, जो भी प्रोडक्ट आप तक गया है उसमें क्वालिटी है या नहीं है, इन सभी को चेक करने के लिए आपके जो फोरमैन होते हैं उनको हायर किया जाता है। वह सुनिश्चित करता है कि खराब या निम्न गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट किसी भी परिस्थिति में बाजार तक ना पहुंचे और उद्योग की प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो। इसलिए आवश्यक है कि निरीक्षक फोरमैन में निम्न गुण होने चाहिए। जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर नीचे बताया गया है। उनकी फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि उसमें लीडरशिप का गुण होना चाहिए। जैसे कि आपके कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे, तो उसमें होता है कि कोई एक लीडर होता है। जैसे कि आपके कॉलेज का मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपके एचओडी जो हैं, जो आपकी प्रोफेशन है उनके लीडर हैं। जितना भी काम होता है टीचर का उनके पास आते हैं, बताते हैं ये लैब में ये नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं आ रहा है कॉलेज, तो आपके लीडर कौन है, आपके एचओडी सर हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रोडक्ट को आप इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं, तो जो भी वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनके अंदर पहली क्वालिटी ये है कि आप लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर रखें।
अगर मान लीजिए आप लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, आप काम को सही ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सेकंड आपसे कहता है कि जो आपका इंस्पेक्टर होता है उसे धैर्यवान, योग्य व प्रतिभाशाली, सक्षम होना चाहिए। मतलब उसमें सारे गुण जो है कूट कूट कर भरे होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि उसे मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है किसी भी फोरमैन के लिए, वो आपका होता है मेट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान होना। जब आप अपने अगले सेमेस्टर में जाएंगे, 6th सेमेस्टर में, तो आपको वहां पर मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाम से एक बुक मिलेगा, जो कि आपको पढ़ना रहेगा। तो मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट में आपके बहुत सारे गेज होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है? तो उन सभी का यूज किया जाता है। उसमें लिमिट, फिट, टॉलरेंस सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो उन सभी का यूज करके जो फोरमैन होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही, कोई भी अगर एग्जामिनर आता है, कोई भी कंपनी आपसे इंटरव्यू लेने आती है, तो इस डिपार्टमेंट के लिए तो आपको मेट्रोलॉजी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि उसे कॉस्ट संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसकी क्या कॉस्ट है, क्या उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस सब कॉस्ट होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो ये इंस्पेक्शन फॉरमैन होते हैं, इनके क्वालिटी के बारे में आपको हमने यहाँ पर बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या क्या कार्य करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। जो इंस्पेक्शन फॉरमैन होते हैं उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, इसको भी आपको विस्तार पूर्वक एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, एग्जाम के समय आपका सारा मैराथन क्लास के माध्यम से कवर किया जाएगा। मैराथन क्लास का कोई चार्ज नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो आइए बात करते हैं आपके फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो क्या होता है कि सबसे पहला काम इनका होता है कि कच्चे माल का निरीक्षण करना। कच्चे माल क्या होते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपका बनाना है तो उसके लिए जो आपके रॉ मटेरियल आते हैं, सबसे पहले उनका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि बात ये है कि अगर जो आपका रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो प्रोडक्ट तो खराब ही होगा। पता चले कटिंग करना उसी समय वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, सबको चोट लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो फंक्शन होता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, कि सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करें कि वह जिस काम के लिए आ रहा है वह उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अंदर में वह काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पहला काम उनका ये होता है कि कच्चे माल का अच्छी तरह से निरीक्षण करना। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि तैयार माल का निरीक्षण करना। अब जो है, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसको देखना कि जो प्रोडक्ट बन चुके हैं वो भी सही तरह से जिस क्वालिटी के लिए बनाए गए हैं, जिस काम के लिए बनाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनका भी निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद अगर आपके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट के डिजाइन एवं निर्माण संबंधित त्रुटियों की भी सूचना एकत्र करना, कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कि जो भी डिजाइनिंग वगैरह की जा रही है उसके डायमेंशन सही है या नहीं, लेंथ सब कुछ सही है या नहीं है, इसका भी निरीक्षण जो है वह इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से आपका किया जाता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जो आपके फोरमैन होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो ये सब काम आपके करते हैं। फोर्थ आपका कह रहा है कि क्रय किए गए एलिमेंट्स का निरीक्षण करना। मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्ट आपके किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बाहर से खरीदे जाते हैं, तो उनका भी निरीक्षण किया जाना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का होता है। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो फिफ्थ नंबर कह रहा है कि मशीन के औजारों का भी निरीक्षण करना। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस पर आप ड्रिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग मशीन का जो ड्रिल बिट होता है उसको देख लिया जाना चाहिए कि वो कहीं ब्लंट तो नहीं हो गया है, कहीं मुड़ उड़ तो नहीं गया है। क्योंकि अगर मुड़ उड़ रह गया होगा तो क्या होगा कि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो सही से काम नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट को भी खराब कर देगा, डायमेंशन वगैरह सब खराब हो जाएंगे। तो जितने भी मशीन के औजार हैं सभी का सही तरीके से निरीक्षण करना काम करने के पहले, कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
सिक्स कह रहा है कि बन रहे माल का निरीक्षण करना, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपका है अभी प्रोग्रेस में है, ठीक है, अभी प्रोग्रेस में है, पूरी तरह से बना नहीं है, उनका भी टाइम टू टाइम निरीक्षण कर लेना कि क्या ये सही है या नहीं है। सेवंथ आपका कह रहा है कि निरीक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाले गेजों का समय समय पर सत्यापन करते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका गेज होता है इसी का होता है, और यह आपका एक क्या होता है, यह आपका एक मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है आपका, यह एक मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वही हमने आपसे बताया कि जो भी आपका फोरमैन होगा, इंस्पेक्टर होगा, उसको मेट्रोलॉजी का सही से नॉलेज होना चाहिए। तो जितने सारे काम थे आपके किसके, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो एक लाइक आप जरूर करके जाइएगा, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट नोट्स नहीं पा रहे हैं, फ्री में आपको हमने बताया है कि फ्री नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है, उसका जो नोट्स है वो फ्री में आपको हमने अपने ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर प्रोवाइड कर रखा है। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ऐप ओपन करेंगे, आपको 3 डॉट इस तरह के देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर जब ऐसे क्लिक कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल का या फ्री मटेरियल का। आप वहां जब क्लिक करेंगे तो आप एक प्लेलिस्ट प्राप्त करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वहां से आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बात की बात हो गई, वो तो आपको करना है, हमें तो करना नहीं है, हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ाना है, हमें तो बस गाइड करना है। हमें पढ़ाना भी नहीं है, हमें आपको बस गाइड करना है। ठीक है, अब आगे ये बात करते हैं आपसे क्वालिटी कंट्रोल की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में देखिए बेसिकली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्वालिटी होता है इसके एलिमेंट के बारे में आपको बताना रहता है। ठीक है, इसको आपको एलिमेंट के बारे में बताना रहता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी मतलब गुण, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, मतलब गुण नियंत्रण। अब ये क्या है, जैसे कि क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको रखनी है कि यह प्रोडक्ट इस काम के लिए अच्छा है, यह प्रोडक्ट इस काम के लिए अच्छा है, तो आप उसके अनुसार जो भी क्वालिटी उसमें डाले हैं क्या उसके अनुरूप वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो होता है यह आपका क्वालिटी कंट्रोल बताता है। ओके, तो आइए इसके बारे में आपको आगे समझाते हैं। लिख रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह एक जो है यह ज्ञात किया जा सके कि निर्माता प्रोडक्ट में उपभोक्ताओं का कितना समावेश हो गया है। ठीक है, कितना आपका समावेश हो गया है और वह प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के कितने अनुरूप है, यह जो प्रोसेस है यह आपका क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। मतलब ये कि जो कंपनी आपकी निर्माण कर रही है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, वह कस्टमर के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी मांगी गई थी उसके अनुरूप वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करना आपका क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। जैसे कि आपने कहा, मार्केट में आपने गया, मार्केट में आप गए और कहें कि हमें एक मोबाइल फ़ोन दीजिए, एक हमें मोबाइल फ़ोन दे दीजिए जिसकी बैटरी 5000 mAh की हो। ठीक है, 5000 mAh की इसकी बैटरी हो और इसकी जो कैपेसिटी है, इसका कैमरा जो है वो आपका 65 मेगापिक्सल का हो। ठीक है, 65 मेगापिक्सल का हो। ठीक है, ये सब आपने देखा। और इसका जो भी स्पेसिफिकेशंस है जैसे कि कैमरा का रेजोल्यूशन सब कुछ, मतलब जितना भी आप कहें कि वीडियो रिकॉर्डिंग आपका अब 4K के ऊपर का है, मतलब बहुत सारे क्वालिटी आपने उस दुकानदार को बता दिया। ठीक है, उसने कहा अभी हमारे पास फोन नहीं है, बाकी इसके अकॉर्डिंग जो आपके फोन आने वाले हैं वो हम आपको दिखा देंगे। आपने रेंज बता दिया कि हाँ 25 से 30 हजार के बीच में हमें फोन चाहिए। तो दुकानदार आपसे कहेगा कि अभी फोन है नहीं, हम आपको बाद में बता देंगे जब आपका सामान आ जाएगा। तो फोन आ गया, आपने सब कुछ देख लिया कि 5000 mAh बैटरी है और वो 6 घंटे चलने वाली है। उसके बाद फोन लेकर गए, वो आपकी 2 घंटे बाद स्विच ऑफ हो जा रही है, 4 घंटे बाद स्विच ऑफ हो जा रही है। मतलब इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल किया गया था वो सही से नहीं हुआ था। अगर वो क्वालिटी कंट्रोल इसका सही से किया गया होता तो जितने घंटे के लिए उसने कहा था उतने घंटे यह फोन आपका चलता। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि निर्मित प्रोडक्ट में वह गुण अवश्य होने चाहिए जिसके लिए वह बनाया गया है,
और जिन गुणों के आधार पर कस्टमर जो है प्रोडक्ट का चयन कर रहे हों, तो वही हो गया क्वालिटी कंट्रोल। कि जिस भी प्रोडक्ट को जिस काम के लिए आप बनाया गया है, जो काम उसको करने के लिए बनाया गया है, उसके अनुरूप का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही प्रोसेस आपका क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है। तो आई होप क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप समझे होंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, वो आता है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब जो क्वालिटी होता है, जो गुण होता है, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात, क्वालिटी के एलिमेंट्स आपको चेक करने रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कि डिजाइन। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका डिजाइन का गुण, उसके अभिकल्पन का गुण, जिसे आप क्वालिटी ऑफ डिजाइन बोलते हैं या अभिकल्पन का गुण बोलते हैं, डिजाइन का गुण बोलते हैं। मतलब अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी है, आप इतनी भी क्वालिटी नहीं दे देना चाहते हैं कि जो क्वालिटी आपकी 25,000 में मिल रही है वो आप 10,000 में देना शुरू कर दें, इतनी भी क्वालिटी आपको नहीं देनी है। इतना कर सकते हैं, जो फोन आपका 25,000 है उतनी क्वालिटी आप 24,000 वाले फोन में भी दे सकते हैं। बट जो 25,000 वाले में है वो आप 8,000 वाले में देने लगेंगे, तो ये 25,000 की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए पहले हम उसके डिजाइन को किस तरह से कंट्रोल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिख रहा है कि किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी का डिजाइन जो होता है उसका संबंध उसके विनिर्माण की विशेषताओं से है। किसी प्रोडक्ट के ये सामर्थ्य है, आपकी स्ट्रेंथ, इंटरचेंजेबिलिटी एवं इत्यादि में जितना महंगा होगा उतना ही डिजाइन का गुण अच्छा माना जाएगा। मतलब इसमें सिंपल तौर पे ये कहने का इसका मतलब है कि क्वालिटी जो डिजाइन होती है वह किसी भी प्रोडक्ट की एक विशेषता से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि कोई डिजाइनर, जैसे आप पहले के पुराने कार देखते होंगे, जैसे कि पहले का आपका अल्टो कार देखते होंगे, आप देखे होंगे जो सुजुकी का आता था, अभी भी आता है, तो उसमें देखते होंगे आपकी डिजाइन ऐसे कोने कोनेदार बनाई गई थी। ऐसे कोने कोनेदार आपकी डिजाइन जो है वो आपकी बनाई गई थी। ठीक है, ऐसे कोने कोने वाली आपकी डिजाइन उसमें बनाई गई थी। फिर अब जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, ऐसे आके आपका ऐसे स्लोप बना दिया जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्लोप बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी डिजाइनिंग अच्छी हो गई है, इसकी एक क्वालिटी हो गई है जब आपका स्लोप बना दिएगा। अब ध्यान से एक बार सुनिएगा, ये आपका पहले क्या था, आपका पहले कोना था। ठीक है, इस पे अगर आप लोड लगाते बार बार तो एक कोने से टूट सकता था। बट जब आप इसको ऐसे स्लोप बना दिए हैं, ऐसे आप स्लोप बना दिए हैं, तो इस पे जब आप बार बार प्रहार करेंगे, बार बार लोड लगाएंगे, तो इसके फेल होने की जो संभावना है वो आपकी कम रहेगी। तो ये भी एक तरह का डिजाइन होगा, एक तरह का या उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसके स्ट्रेंथ पे प्रभाव पड़ेगा, उसके सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके अंतर परिणता बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आपका नहीं आएगा। ओके, और हाँ, ये सब जितना ही आप कंफर्ट जोन खोजेंगे कि हमें सब कुछ व्यवस्थाएं मिल जाए गाड़ी में, तो उतना ही वह प्रोडक्ट आपका महंगा होता जाएगा। लेकिन उसका जो डिजाइनर होगा वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, डिजाइन उसकी जो रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। सेकेंड एलिमेंट आपसे कहता है कि क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, मतलब अनुरूपता का गुण। क्या है अनुरूपता का गुण, ये क्या कहता है, इसमें सिंपल है कि प्रोडक्ट्स में बहुत सारे आपके निर्देश जारी किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्वालिटी आपकी इसमें देखी जाती है, जैसे कि आपके कच्चे माल किस तरह से काम करेंगे, जो वहाँ पे वर्कर्स रहेंगे वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो इन सभी के बारे में क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस बताता है। तो इसमें बहुत सारे आपके कारक होते हैं जो कि आगे आपको हम बताते हैं। पहला आपका ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका इसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस के अनुरूप जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया जाए, उसके लिए एक आप अच्छे प्रोसेस का चयन करें, उचित प्रोसेस का चयन किया जाना चाहिए तथा पर्याप्त प्रक्रम नियंत्रण रहना चाहिए। सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपका लेआउटिंग किस तरह किया गया है, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी लेआउटिंग किस तरह से की गई है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो स्किल्ड हैं या नहीं हैं, ये सबसे जरूरी होते हैं। इन सभी के बारे में जो होता है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस बताता है। तो उचित प्रोसेस का चयन किया जाना चाहिए जो प्रोडक्ट बनाना रहे, और जो भी प्रोसेस रहे ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सब कंट्रोल में होने चाहिए ताकि उसकी डायमेंशनिंग वगैरह सही तरीके से आपकी हो सके। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि जो प्रचालक होते हैं, जो उसको चलाने वाले लोग रहते हैं,
मशीनों को वो वेल ट्रेंड होने चाहिए, अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए और एक्सपीरियंस वाले भी होने चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारी जो आपके कॉलेज में कंपनी आती है, वो कहती है कि हमें एक्सपीरियंस वाले लड़के चाहिए, ठीक है? बट आप तो निकले अभी फ्रेशर, अभी तो आप हैं फ्रेशर, तो आपके पास एक्सपीरियंस कहाँ है? तो आप 1 साल कहीं जाके जॉब कीजिए, पैसा मत देखिए पहले, आप कहीं पे जाके 1 साल जॉब कीजिए, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मिल जाएगा एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट, ठीक है? आपको मिल जाएगा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इससे क्या होगा, जब आप कहीं और कंपनी में जाके उस कंपनी को स्विच करके किसी और कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो इस एक्सपीरियंस का फायदा आपको उस कंपनी में देखने को मिलेगा। तो आप पहले 1 साल अपना बेस्ट दीजिए ताकि अच्छे से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बने, ताकि आने वाले अगले साल में, उसके नेक्स्ट साल में आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकें। थर्ड जो आता है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंतर्गत, ये कहता है कि तैयार प्रोडक्ट्स के भंडारण, उसके लक्षण का उचित ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके बना दिए गए हैं, उसको सही तरह से स्टोरिंग होना चाहिए, उसकी सही तरह से जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इंस्पेक्टर्स उसकी बार-बार इंस्पेक्शन करते रहें। फोर्थ कहता है कि निरीक्षण कार्यक्रम का नियोजन उचित तरीके से होना चाहिए। मतलब जो भी आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट आ रहा है, ऐसा ना हो कि आए ऊपर-ऊपर प्रोडक्ट की चेकिंग करके चला जाए, ऐसा नहीं। उसको वेल मेंटेन तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से सभी प्रोसेस पे जाके प्रोडक्ट की चेकिंग करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, ठीक है? जो थर्ड आता है वो आता है इसके क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, जिसे कहते हैं आप लोग निष्पत्ति का गुण। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस सही नहीं है, मशीन सही से नहीं चल रही है, तो मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है इसको चेक करना, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट के निष्पत्ति का गुण इस बात से संबंधित होता है कि वह किस प्रकार से अपने कार्य की निष्पत्ति करता है। कि मतलब जो भी फ़ोन आपने खरीदा था, अभी ऊपर आपने बताया कि वह सही तरह से परफ़ॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आपके कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी डांस होता है, सॉन्ग वगैरह होता है, तो आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी किए हैं और अच्छी तरह से अपना परफ़ॉर्मेंस भी करेंगे। बट वहाँ जाके आप गड़बड़ हो जाते हैं, आपको बहुत बेइज़्ज़ती फ़ील होती है, सबको नहीं होती है। जो करता है भाई उसको तो इनाम भी मिलते हैं, ठीक है? पर लड़के तो नहीं कर पाते हैं, ठीक? तो वही है कि जो प्रोडक्ट आपके हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो सही से उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आता है। ये आपके 2 टाइप से हो सकते हैं। पहला कि प्रोडक्ट का आप लोग यूज़ कैसे करेंगे? दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट का जो है सेलिंग प्राइस कैसे डिफाइन करेंगे? तो यूज ऑफ प्रोडक्ट में क्या है कि यदि उत्पाद बहुउद्देशीय है और वांछित उद्देश्य के साथ साथ अन्य जगह भी उपयोगी है तो उपभोक्ता उसे अधिक पसंद करता है। जैसे कि क्या है, आप बहुत सारा सामान खरीदने जाते हैं, आप मान लीजिए मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है? तो आप सोचते हैं कि बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा काम आपका वो कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट आपका ₹12 का मिल जाएगा और जो एक प्रोडक्ट है वो 10 ही का मिल रहा है और वो आपके लिए एक ही काम कर रहा है, ठीक है? और जो 12 वाला वो एक से अधिक काम कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि अब ₹2 की बात है, लाइए हम इस सामान को ले लें, ये आपका 2-3 काम और कर देगा, ठीक? तो आप इसको खरीदना खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आप इसको एक जगह यूज़ कर लेंगे और आप इसको अलग जगह भी यूज़ कर सकेंगे। अगर आपके दैनिक जीवन की हम बात करें, तो दैनिक जीवन में अगर हम बात करें, तो आपके एक इमरजेंसी लाइट का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपका वो चार्ज भी होता रहेगा, लाइट कट जाएगी तो फिर चलता भी रहता है, जो आपका एलईडी बल्ब होता है। तो आप उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे इमरजेंसी के लिए क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर लाइट नहीं है तो आपका वह यूज़ हो सकता है। तो ये जो है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पे जो इसका एलिमेंट था वो था प्रोडक्ट का यूज़, ठीक है? इसका जो सेकंड है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य है, ठीक है? इसमें लिखा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का उद्देश्य उसके पूर्व स्तर पर आधारित होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी मान लीजिए आप लोग बाइक खरीदने जाते हैं, ठीक? तो मान लीजिए बाइक आप ले रहे हैं, कोई भी कंपनी मान लीजिए आप लोग ले रहे हैं, तो आप उस कंपनी को क्यों ले रहे हैं? तो आप उसके बारे में पहले जाने होंगे, उसका माइलेज चेक किए होंगे, उसका इमिशन सिस्टम सब चेक किए होंगे, गियर सिस्टम चेक किए होंगे। उसके बाद ही तो आप उस बाइक को खरीदने जा रहे हैं। तो आपको ये सब पहले से पता कैसे चला?
ये पहले से इसलिए पता चला क्योंकि आप कंपनी में गए, उसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया, आपके दोस्त रिश्तेदार घर में वो गाड़ी पहले से है, वो बाइक पहले से है, तो आप पहले से उसको निर्धारित जो था उसका सब कुछ माइलेज इतना है, हाँ गाड़ी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धुआं भी, इमिशन सिस्टम भी सब कुछ सही है, एग्जॉस्टेशन सिस्टम भी सही है, तब जाके आप उस बाइक को लिए हैं, ठीक है? तो ये भी एक अहम रोल निभाता है जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, कि आप पहले से कोई लिया है, आप उसकी क्वालिटी सब चेक कर लेंगे, कहेंगे हाँ सब कुछ अच्छा है, हम भी ले लेते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले यह निश्चित करते हैं कि प्रोडक्शन का जो विक्रय मूल्य है उसकी उपयोगिता के अनुरूप है या नहीं है। मान लीजिए जो बाइक आज से आप लोग 3-4 साल पहले लिए होंगे उसका प्राइस कुछ और था, लेकिन वो काम अभी भी उसी तरीके से कर रहा है। आज के समय में उस बाइक का रेट मान लीजिए 10 से लेकर 20,000 तक बढ़ गया है। तो अगर आप उस बाइक को पहले से यूज़ किए होंगे, आपके पड़ोसी यूज़ किए होंगे, आपके रिश्तेदार यूज़ किए होंगे, तो आप कहेंगे कि हाँ, एक दैनिक जीवन के लिए बाइक अच्छी है, तो आप उसको लेने के लिए उत्सुक ज़रूर होंगे। तो ये जो आपका परफॉर्मेंस बेस पे ही आप इसको खरीदेंगे कि हाँ, उसका परफॉर्मेंस सही था इसलिए हम इसको खरीद रहे हैं। तो ये जो क्वालिटी था, थर्ड एलिमेंट था इसका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें 2 टाइप थे। आपका पहले प्रोडक्ट का यूज़ था इसके बेस पे था, दूसरा उसका सेलिंग प्राइस जो था इसके बेस पे था। तो इसके ये 3 एलिमेंट थे और यही तीनों एलिमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? इसके एलिमेंट के बारे में भी लिखिए। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे जो गुण नियंत्रण होता है उसके उद्देश्य के बारे में, मतलब जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल होती है ये क्यों की जाती है, इसके क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पढ़ाई करने का क्या उद्देश्य है, उसी तरह से जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल है इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट आपका कहता है कि प्रक्रमों में सुधार करके अस्वीकृत होने वाले प्रोडक्ट्स की संख्याओं को कम करना। मतलब सिंपल तौर पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, ठीक, जो भी प्रोडक्ट हैं उसके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई कमी उसमें आ रही है तो उसका जो भी प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस, मान लीजिए कोई प्रोसेस आप लोग ड्रिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ड्रिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में जो मटेरियल प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं वो खराब हो जा रहे हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस को सुधारेंगे ताकि जो खराब प्रोडक्ट है वो कम बने और जो अच्छे प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बने, ठीक है। सेकंड आपका इसमें कहता है कि प्रोडक्शन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ताकि आपका प्रोडक्शन सही तरीके से हो सके, उसमें कोई कमी ना आने पाए। जो थर्ड पॉइंट आपका कहता है वो कहता है कि प्रोडक्शन के समय सुधार कार्यक्रमों द्वारा प्रोडक्ट्स के गुणवत्ता को कंट्रोल करना, गुणवत्ता को नियंत्रित रखना। मतलब जो आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हो, जिस भी मेथड से आपके वो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, सबसे जरूरी बात है उसकी क्वालिटी को आप कंट्रोल करके रखें। ऐसा भी ना होने पाए कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और ऐसा ना होने पाए कि क्वालिटी आपकी बहुत लूज हो जाए। मतलब आपको मिडिल ऑर्डर में क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखना है। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि प्रक्रमों तथा मशीनों को आवश्यकता अनुसार सेट करना तथा उनके समय समय पर देखभाल एवं पुनः सेटिंग करते रहना। मतलब ये क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट, कि जो भी आपकी मशीनें बनाई गई हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट उन मशीनों के माध्यम से बनाने हैं, उसके अनुसार आप मशीनों को सेट करके रखिए, उनकी समय समय पर आप लोग देखभाल करते रहिए, उनके समय समय पर आप उसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग सब काम करते रहिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट आपके आगे बनाए जाएं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। फिफ्थ पॉइंट आपसे कहता है कि प्रोडक्शन की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय को खोजना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, आपको नींद आती है, आपको घूमने का मन करता है, तो उन सब कठिनाइयों को दूर करने का प्लान बनाइए कि आपको नींद क्यों आ रही है, आखिर आप क्यों बार बार घूमना चाह रहे हैं, आपका पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब प्रोडक्ट आपके बनाए जाएंगे तो जो भी प्रोडक्शन के मेथड हैं, आप उनमें आ रही कमियों को, आ रही कठिनाइयों को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए जो उपाय खोजे जाते हैं, जो मेथड अपनाए जाते हैं, वो भी एक क्वालिटी कंट्रोल का ही उद्देश्य होता है। आप इसके माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य।
उसके बाद आगे हम आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टेक्निक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से टेक्निकें हैं, उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये हो जाता है कि जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, ठीक, जब आप लोग कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि आप लोग एक प्लान बनाते हैं। हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें आपको बताया था कि आप प्लानिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक अपने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नहीं देख पाए हैं, वो लोग जाएं, प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है यूट्यूब पर ही, प्रोडक्शन मैनेजमेंट नाम से, आप उसको देख लीजिए लेक्चर। बाकी नोट्स जो है, एक बार फिर से कहना चाह रहे हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। उसमें आपको फ्री में चैप्टर वाइज नोट्स आपको इस सब्जेक्ट के देखने के मिल जाएंगे। तो कौन कौन सी तकनीकें आपको अपनानी चाहिए क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल की कौन कौन सी तकनीकें हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब भी एक बार आप लोग प्रोडक्ट के गुण का स्तर तय कर लेते हैं, तो उस स्तर को बनाए रखने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम गुण नियंत्रण की तकनीकें कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं, जो कि आपको आगे हम बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी काम बनाते हैं, जैसे कि क्या है कि सभी का एक ना एक क्वालिटी होता है, सभी के अंदर की एक एक ना एक क्वालिटी होती है। जैसे आप ही लोगों में किसी को हंसाने, किसी के अंदर हंसाने की क्वालिटी होगी, किसी को कुछ अच्छा ड्राइंग बनाने आता होगा, उसकी क्वालिटी होगी। मतलब सभी का एक अच्छी क्वालिटी होती है सभी के अंदर। तो सेम टू सेम इसमें भी वही सब है कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके पुमा कंपनी की बात कर लें, ठीक है, आपके एडिडास कंपनी की बात कर लें, आपके एप्पल कंपनी की बात कर लें, ठीक है। तो ये सब जो कंपनी है, स्टैंडर्ड कंपनी, ये लोग अपनी एक अलग क्वालिटी लेवल बना के रखे हैं। तो इसी क्वालिटी लेवल को बनाए रखने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसे आप क्या कहते हैं, गुण नियंत्रण की तकनीकी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो क्वालिटी आपकी पहले से बन गई है कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट भले महंगे रहेंगे लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो होता है, ये जो मेथड होता है, इस क्वालिटी को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, तो जो इस टेक्निक को आप कहते हैं गुण नियंत्रण की तकनीक। तो इसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, कोई एक दिन में सफल नहीं होता है, कोई एक दिन में सक्सेस नहीं होता है, उसको लगातार मेहनत करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है, तब जाके एक छोटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनती है। ठीक है, तो कौन कौन से काम हैं, उनको आइए आके हम समझते हैं। सबसे पहले आप अपना एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना, मतलब मानकों का निर्धारण करना। जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ, जो आपकी एडिडास कंपनी है उसका जो शूज वगैरह आता है, जो टी शर्ट वगैरह आते हैं, जो पुमा कंपनी है, वो सब आपके एक रेंज होता है उससे स्टार्ट होते हैं। तो ये अब इनका स्टैंडर्ड बन चुका है, ये इनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है और उसको ये बनाए रखना चाहते हैं। तो यही है कि आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप निर्माण करने जा रहे हैं, ठीक, तो आप निर्माण तो कर देंगे, तो क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सबसे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कस्टमर खरीदेगा ही नहीं तो आप क्वालिटी दुनिया भर का डाल दें तो बिकेगा नहीं बिकेगा। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कस्टमर एक बार ले जाएगा, फिर दोबारा वो ले जाने का गलती नहीं करेगा। तो इसमें यही है कि किसी प्रोडक्ट का निर्माण करने से पूर्व क्या होता है, आप सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट में डाल रहे हैं उससे कस्टमर खुश है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस होता है, यह आपका मानकों का जो निर्धारण करना, स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना जो होता है, उसके अंतर में आपका आता है। सेकंड कहता है कि स्थापित मानकों से प्रोडक्ट के विनिर्देशों की तुलना करना। मतलब क्या होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है अपनी कंपनी का। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट का मान लीजिए आप कोई सॉफ्ट बना रहे हैं किसी कंपनी में, आपने निर्धारित कर रखा है कि जो आपका मान लीजिए 2 मीटर वाली शाफ्ट है, इसके ग्राहक बहुत ज्यादा हैं, तो आप एक अपना स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि आपकी कंपनी 2 मीटर वाली शाफ्ट ही बनाएगी, 2 मीटर वाली शाफ्ट ही बनाएगी। ठीक है, तो ये आप पहले से निर्धारित कर रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, जब नया कुछ बनाने जाएंगे तो आप कंपेयर करेंगे इससे। सिंपल तौर पे आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपका एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है,
एक आपका सेकेंडरी लेवल का स्टैंडर्ड होता है, एक आपका होता है टर्टरी लेवल का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है, प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि हम स्केल के लेवल में बताते हैं। जैसे प्राइमरी लेवल में आपका ये होता है कि कोई एक चीज बन गई है, उसका सब कुछ निर्धारित हो गया है। जैसे कि आप अपने इस पटरी को देखते हैं, स्केल को देखते हैं कि हाँ उसमें 15 सेंटीमीटर का सब बना दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको बढ़ाते जाएंगे 20-30, उसको देखते 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 सब कुछ बढ़ाते जाएंगे, उसको 30-40 जहां तक बढ़ा सके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसको देख के बना रहे हैं आप, प्राइमरी वाले को देखकर ही आप सेकेंडरी का निर्माण कर रहे हैं। टर्टरी की अगर बात करें तो टर्टरी में आपका क्या होता है, जो टर्टरी लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें आपका जो यूज किया जाता है गेज, जैसे कि आपके जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं वहां पर जो भी स्टैंडर्ड आपके यूज किए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके मेजर करने वाले यूज किए जाते हैं, वो आपके टर्टरी लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहले टर्टरी स्टैंडर्ड जो होते हैं आपके वर्कशॉप में ही यूज किए गए थे। तो ये सब आप पढ़ेंगे अपने 6th सेमेस्टर में जब मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे। तो जो आपके स्थापित स्टैंडर्ड हैं, जो पहले से स्टैंडर्ड्स बनाए जा चुके हैं, उनको देख के तुलना करके तब आप लोग नई नई तकनीकों का इजाद कीजिए। थर्ड आपका कहता है कि विचलनों का विश्लेषण करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके डेविएशंस होती रहती है, मतलब विचलन होता रहता है उसमें। विचलन का मतलब ये होता है कभी डायमेंशन बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, तो आप उसका एनालिसिस कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि वो कमी मशीनों में तो नहीं है, वो कमी हमारे जो टूल बिट है उसमें तो नहीं है, क्या वो कमी हमारे लेबर की वजह से हो रहा है। इन सब का एनालिसिस कीजिए ताकि आपके प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई कमी ना होने पाए। फोर्थ पॉइंट जो टेक्निक के लिए होता है वो है कि सुधार हेतु योजना बनाना। जैसे कि आप जो भी कमियां आ रही हैं उसको कैसे सुधारेंगे, इसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे आपके टेक्निक किसके, क्वालिटी कंट्रोल के। अब क्वालिटी कंट्रोल का एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल पर इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री। देखिए जो क्वालिटी कंट्रोल को खराब कर सकती है वो है आपका कि प्रोडक्ट में जो आपके रॉ मटेरियल यूज किए जा रहे हैं उनका, कि वो सही है या नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। कमी रहेगी तो भाई क्वालिटी कंट्रोल उसकी गड़बड़ा जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट आपका खराब बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट आए, जो रॉ मटेरियल है उसका सही से चेकिंग करें। अभी आपको ऊपर हमने ये भी बताया था कि जो उनका काम होता है रॉ मटेरियल का सही तरीके से चेकिंग करना, तो वो लोग इसको चेक करेंगे तब जाकर इसको इफेक्ट नहीं करेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सही से काम करेगा। सेकेंड अफेक्टिंग फैक्टर होता है कि कारखाने में कार्यरत श्रमिक और उनके कौशल। जैसे कि क्या होता है कारखाने में, ऐसा तो है नहीं कि सभी स्किल्ड वर्कर ही काम करेंगे, सभी में कुछ ना कुछ कमियां तो हो जाती हैं। तो आपको समय समय पर एनालिसिस करते रहना चाहिए कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके लेबर्स हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं सही से काम कर रहे हैं तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि अगर वो खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी आगे जाएगी। सबसे जरूरी बात, अगर आपकी कंपनी के लोग नहीं खुश रहेंगे तो आपका कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात है आप उनको उत्साहित करते रहें, उनको मोटिवेट करते रहें ताकि वो सही तरीके से काम को कर सकें। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि उपभोक्ताओं की मांग से अवगत होने के लिए बाजार का सर्वेक्षण, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कस्टमर्स की डिमांड से कैसे आप जानेंगे कि कस्टमर किस चीज की डिमांड कर रहा है, तो आपको उसके लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। जब आप लोग मार्केट में उतरेंगे तभी तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से मार्केट में बिक रहा है। आखिर जो फोन हम बना रहे हैं वो फोन क्यों नहीं बिक रहा है, जो फोन कोई अनदर कंपनी, कोई दूसरी कंपनी बना रही है वो क्यों बिक रहा है। तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सी क्वालिटी उस कंपनी ने डाला है कि लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक आपका फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल को। फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली विधियां या मशीनें। देखिए ये भी एक फैक्टर आपको, फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए क्या होता है कि
आप पुराने धर्रे पर चल रहे हैं, जो आपका एंसाइंट पुराना ज़माना है, आप उस पे अभी चल रहे हैं, जो पुराने ज़माने की मशीन है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। कंपनियों में अभी आप लेथ मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि मार्केट में सीएनसी मशीन आ चुकी है। तो जब पुराने धर्रे पे चलेंगे, तो जहाँ आपको 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो दुनिया भर का टाइम लगेगा, डिमांड आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन आप सप्लाई नहीं दे पाएँगे, फिर वो ऑर्डर किसी कोई और कंपनी ले लेगी। तो वही जो नई-नई तरीके इजाद हुए हैं, जो नए-नए तरीके बनाए गए हैं, जो नई-नई मशीनें यूज़ हो रही हैं प्रेज़ेंट समय में, उसका यूज़ करके आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, ना कि पुरानी मशीनें लगा के। तो ये भी एक इफ़ेक्ट करता है, आपकी कंपनी को ग्रोथ होने से भी रोकता है। अगला पॉइंट आपसे कहता है हाई कॉस्ट मतलब ऊँची लागत। ये भी कभी-कभी इफ़ेक्ट डाल सकता है। मान लीजिए आपका जो सब मार्केट प्राइस मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आ गया है ₹10,000 और आप सोच रहे हैं हम इसी पे सारा प्रोजेक्ट लगा के खूब ढेर सारा लाभ ले लें। आप कह रहे हैं इसको हम 15,000 में बेच देंगे। 5,000 प्रॉफ़िट लगा के आप सोचेंगे बेचेंगे, तो प्रोडक्ट जो है एक बार बिकेगा। अगली बार जब वो आदमी समझ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है 15,000 में हमें दे रहे हैं, हमें जब 11,000 में मिल रहा है तो हम काहे 15,000 वाला प्रोडक्ट लें। तो ये भी एक इफेक्ट होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल को बर्बाद कर सकता है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आने वाले लेक्चर में आपको क्वालिटी एश्योरेंस मतलब गुणवत्ता आश्वासन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपके इसमें बहुत सारे चार्ट हैं जिसे आप कंट्रोल चार्ट के नाम से जानेंगे। इन सभी के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जितना पढ़ा दिया गया है आप उसकी अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा।